नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2023 के महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के विषयों के बारे में। देखते हैं कौन कौन से विषय इस महीने चर्चा में थे और इन विषयों से संबंधित कौन कौन सी बातें जानना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला टॉपिक, पहला विषय क्या है। तो पहला विषय है हमारा चिरल बोझ तरल अवस्था। ये अवस्था है क्या? अभी जो हमारे सॉलिड, गैस, लिक्विड, हम पदार्थ की इन 3 स्टेट्स के बारे में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साइंटिस्टों ने पदार्थ की एक नई अवस्था खोजी है जिसे नाम दिया गया है चिरल बोझ तरल अवस्था। और अब तक हमने क्या देखा है कि जितनी भी हमारे पदार्थ हैं उनकी अवस्था हम गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में जानते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ हमें इनके मॉलिक्यूल कितने पास हैं, कितने दूर होते हैं, यह सब कुछ हमें पता है। लेकिन ये स्टेट क्या है? इस स्टेट में होता क्या है कि हम जो है किसी पदार्थ की 2 लेयर्स को लेके जाते हैं बहुत ही वेरी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे, जिसे हम कहते हैं एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर। इस अवस्था तक जब हम इसे लेके जाते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर तक जब हम इसे लेके जाते हैं, तो पदार्थ की एक अलग अवस्था दिखाई देती है जिसे बोला गया है चिरल बोझ तरल अवस्था। अब देखिए, यहाँ पर इस अवस्था की प्राप्ति करने के लिए एक जो है हमने मशीन का निर्माण किया है जिसे कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन मशीन। इस मशीन में होता क्या है, 2 परतों वाली सेमी कंडक्टिंग डिवाइस लगी होती हैं और इस मशीन में जो ये 2 कंडक्टिंग डिवाइस लगी होती हैं, इसमें ऊपरी लेयर जो होती है उसमें होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है कि हम कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सकते हैं, वो बाउंड नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ऊपरी परत में, और जो निचली परत होती है वहाँ क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब ये होल्स क्या करते हैं, इन होल्स में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आके इन होल्स में जो है कलेक्ट हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं। जब इन दोनों लेयर्स को पास लाया जाता है एक मशीन के माध्यम से, तो होता क्या है, ये मशीन एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है और इस स्थिति में होता क्या है कि जो हमारे छेद हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे एकत्रित होने वाले थे उन छिद्रों के अंदर, वो वहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं आ पाते और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री घूमते रहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनका इंटरेक्शन जो है नॉर्मल से अलग होता है। मतलब इनका जो इंटरेक्शन होगा किसी भी एटम के साथ या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ या अदर एटम्स के साथ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है चिरल तरल अवस्था। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि इस अवस्था में जो ठोस, तरल और गैसीय अवस्था से काफ़ी अलग तरीके का यहाँ पर जो है व्यवहार आपको देखने को मिलता है। और इसका जो यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इस अवस्था का यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाएगा, तो एडवांस डिजिटल क्रिप्शन सिस्टम जो है उसमें हम इसका यूज़ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, जो सुरक्षित और विश्वसनीय हो। यानी कि जो हम डिजिटल माध्यम से जो भी अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसको सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से एनकोड करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि चिरल बोझ तरल अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, यह पदार्थ एक बिल्कुल नई अवस्था है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों अवस्थाओं से अलग एक अवस्था है, तो ये बिल्कुल नई अवस्था है, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है इसकी खोज एक विशेष सामग्री की 2 परतों को बहुत कम तापमान पर एक साथ लाकर की गई। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि हम वेरी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे, यानी कि एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर पे इसे लेके जाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरे कथन में आपसे कहता है कि इस अवस्था में पदार्थ गैसीय अवस्था के समान व्यवहार करता है। यहाँ पर गैसीय अवस्था के समान व्यवहार नहीं करता। इवन अब तक हम जिन भी अवस्थाओं से परिचित हैं उनमें से किसी के साथ भी ये व्यवहार नहीं करता, किसी के भी जैसा व्यवहार नहीं करता। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस किसी भी अवस्था की तरह ये जो है व्यवहार नहीं करता। तो यहाँ पर ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अब कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये बोल रहा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, यानी कि सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क।
अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क मुख्यतः क्या करता है, इसमें जो स्थानिक महामारी यानी कि जो एपिडेमिक होती हैं और जो महामारी पैंडेमिक होती हैं, इनके प्रकोप के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जो वैक्सीन होती हैं उनके परीक्षण के लिए कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए हैं, एक दिया गया है एपिडेमिक और दूसरा दिया गया है पैंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक बीमारियाँ वो बीमारियाँ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई होती हैं और उस एरिया से बाहर उस बीमारी का प्रकोप नहीं देखने को मिलता। मान लीजिए कोई एरिया है, मान लीजिए आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो दिल्ली में ही कोई ऐसी बीमारी फैल जाए, एकदम से यहाँ पर जो उसके रोगियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो उसे कहा जाएगा एपिडेमिक, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये फैल रही है। ये कुछ भी हो सकता है, पोलियो हो सकता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा जो है पैंडेमिक। पैंडेमिक बीमारी किसे कहा जाता है, पैंडेमिक महामारी किसे कहा जाता है? जब ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री तक क्रॉस करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने के लोगों को भी जो है प्रभावित करने लगती है। जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड-19 में क्या हुआ था कि पूरे विश्व में, तकरीबन पूरे विश्व के हर एक देश में इसके केस देखने को मिले थे। तो ये क्या था, एक पैंडेमिक बीमारी थी। तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आए कि एपिडेमिक क्या होता है और पैंडेमिक क्या होता है। अब यहाँ पे जो CLN है, इसके जो सदस्य होते हैं, इसमें जो सदस्य के रूप में शामिल लोग होते हैं या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सदस्य के रूप में शामिल होगी, वो क्या करेगी कि जो बीमारियां होती हैं, जो भविष्य में डिजीज़ एक्स नाम एक दे दिया है, इनके टीकों को विकसित करने में काम करती हैं। अब ये डिजीज़ एक्स क्यों कहा गया है? कोई भी ऐसी डिजीज़ है, मान लीजिए कोई भी ऐसी बीमारी है जो महामारी बन सकती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, या जिसे हम बोल देते हैं कि एपिडेमिक महामारी बन सकती है, तो उसके वैक्सीन का ये यहाँ पर इजाद करेगी, उसके वैक्सीन के लिए टीके यहाँ पर बनाएगी, इसके जो भी सदस्य होंगे। अब केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क जो है ये कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का एक हिस्सा है और ये जो है सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जिसके पास वैक्सीन परीक्षण के लिए मानकीकृत तरीके और सामग्री उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आपके वैक्सीन बनाने के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिएंगी, जो भी आपको मटेरियल चाहिएगा, वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है। ये बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि चर्चा में है ही इस वजह से कि ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्रीकृत प्रयोगशाला में शामिल हो गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है यह महामारी के दौरान इस्तेमाल की जा सकने वाली वैक्सीन के वितरण के लिए कार्य करने वाला नेटवर्क है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वितरण नहीं करता, ये जो है यहाँ पर परीक्षण करता है। वितरण की जगह ये क्या करता है, वैक्सीन के परीक्षण करता है, यानी कि जो भी टीका बनेगा उसका यहाँ पर परीक्षण करेगा। तो ये कथन जो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। आपसे पूछ रहा है कि सही कौन सा है। अगर यहाँ पूछता कि कौन सा गलत है तो हमारा आंसर हो जाता कथन 2, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक में आपसे क्या है, शुद्ध ग्रह 2023 FW13 हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारे जो खगोलविद हैं उन्होंने पृथ्वी के साथ सूर्य के चक्कर लगाते हुए एक शुद्ध ग्रह की खोज की है। और इस शुद्ध ग्रह को देखा किसके द्वारा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पैन स्टार्स टेलीस्कोप से इसे देखा है कि एक शुद्ध ग्रह है जो पृथ्वी के साथ साथ जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगा रहा है। अब ये शुद्ध ग्रह को नाम क्या दिया गया, तो 2023 FW13 इसको नाम दिया गया है। इसे अर्ध चंद्रमा यानी कि आधा चंद्रमा या अर्ध उपग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसे क्यों कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि यह उतनी ही अवधि में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है जितनी अवधि में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि जितनी टाइम पृथ्वी को लगता है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, उतना ही टाइम इस शुद्ध ग्रह को लगता है। अब इस शुद्ध ग्रह की जो कक्षा है वो कुछ इस तरीके से है कि ये अभी तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वैसे ही सूर्य के चक्कर लगाता है, लेकिन इस टाइम ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी पर यहाँ पर
विशेष चीज़ क्या हो जाएगी कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव महसूस नहीं करता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, इसीलिए इसे अर्ध चंद्रमा कहा जा रहा है और अर्ध उपग्रह कहा जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो किसके खिंचाव से होता है, किसके गुरुत्वाकर्षण बल से उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 100 ईसा पूर्व से ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और अगले कब तक करता रहेगा, तो तकरीबन 1500 वर्ष तक और ये इसकी परिक्रमा करता रहेगा, यानी कि 3700 ईस्वी तक ये जो है इसकी परिक्रमा करता रहेगा और उसके बाद यह सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। इसकी कक्षा इस प्रकार से है कि फिर ये सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इससे पहले वर्ष 2016 में भी कामो ऑलिव नाम का एक जो है अर्ध उपग्रह खोजा गया था, जिसका नाम क्या दिया गया था, जिसको ये भी कहा जाता है कि 2016 HO3 भी कहा जाता है, यानी कि कामो ऑलिव के भी कहा जाता है और 2016 HO3 भी इसे कहा जाता है। तो चलिए अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि हाल ही में जो हमारे खगोलविद हैं उन्होंने पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक नया शुद्ध ग्रह देखा है, जिसका नाम क्या है 2023 FW13 की खोज की गई है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि यह शुद्ध ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं है, बल्कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 हमारा सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? केवल 2। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? जैमिनी उल्का बौछार। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब ने पृथ्वी पर जैमिनी उल्का बौछारों की रहस्यमयी उत्पत्ति का जो है खुलासा किया है। अब ये जैमिनी उल्काओं का निर्माण 3200 फैथॉन नामक एक लघु क्षुद्रग्रह के निकले चट्टाने मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों से हुआ है। यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है कि एक क्षुद्रग्रह है जिसका नाम है पैथॉन, उसके टुकड़ों से इसका निर्माण हुआ है। तो देख लेते हैं ये पैथॉन क्या है। तो पैथॉन क्या है? एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है जिसकी खोज कब की गई थी? तो 1983 में इसकी खोज की गई थी। और ये कितना बड़ा है? ये जो है केवल 3 मील लंबा है और ये अपना जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर है कितनी ड्यूरेशन में पूरा करता है? 1.4 वर्ष में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। और इस क्रम में यह किसी अन्य ज्ञात क्षुद्र ग्रह की तुलना में सूर्य के बहुत करीब है, क्योंकि सबसे कम टाइम में ये चक्कर लगा रहा है। बाकी क्षुद्र ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कई साल लग जाते हैं और ये 1.4 साल में सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सूर्य के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब देख लेते हैं कि उल्का बौछारें होती क्या हैं। अब देखो, उल्का बौछारों की घटना तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के मार्ग से गुजरती है। यानी कि कोई धूमकेतु है, उसके रास्ते से अगर पृथ्वी गुजरेगी तब ये जो है उल्का बौछारें होती हैं। ऐसी स्थिति में जो धूमकेतु के मलबे होते हैं और उसके जो टुकड़े होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण क्या हो जाता है? वो जलने लगते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं और इसी कारण रात को क्या होता है? आकाश में प्रकाश की लाइनें दिखाई देती हैं। चलिए इससे संबंधित हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैथॉन एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जिसकी खोज 1883 में हुई थी। तो यहाँ पर जो इसकी खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1983 में इसकी खोज हुई थी। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन आपसे कह रहा है यह प्रत्येक 140 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। यानी कि आपको बोल रहा है 140 वर्ष में चक्कर लगाता है। हमने क्या पढ़ा कि ये जो है 1.4 वर्ष में सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है पूछा है तो क्या होगा? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट तारा। अब प्रोजेक्ट तारा भी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि एक अल्फ़ाबेट कंपनी है। ये जो अल्फ़ाबेट कंपनी है इसने दूर दराज के इलाकों में, यानी कि बहुत दूर जो दूर एरिया है, सुदूर एरिया है, वहाँ पे इंटरनेट पहुँचाने के लिए लेज़र का प्रयोग किया था।
और अभी ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस कंपनी ने प्रोजेक्ट तारा के तहत भारत और अफ्रीका के सहित दुनिया भर के अनेक क्षेत्रों में लाइट बीम इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया है। और ये जो कंपनी है यानी कि अल्फाबेट जो कंपनी है, इसे कहा जाता है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, यानी कि गूगल की पेरेंट है। प्रोजेक्ट तारा में किया क्या जा रहा है, तो प्रोजेक्ट तारा में फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। ये टेक्निक क्यों लाभ देती है, क्या लाभ है इस टेक्निक के, तो इस टेक्निक से तीव्र गति से डाटा को संचारित किया जा सकता है। साथ ही साथ उन क्षेत्रों में भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी फिजिकल या भौतिक अवरोधों के कारण जो है वहाँ पर हमारी फाइबर केबल नहीं बिछाई गई हैं, वहाँ पे हम इंटरनेट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस तकनीक के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, अगर कभी कोहरा होता है या धुंध जैसी स्थिति बनती है या सिग्नल के मार्ग में पक्षी आ जाते हैं जो उड़ रहे होते हैं, वो पक्षी आ जाएं तो होता क्या है कि सिग्नल में रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता में कमी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है सेम वैसा सिग्नल दूसरी जगह से ना भेजा गया हो जो हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ अवरोध आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्री स्पेस है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करते हैं। यानी कि दो यूज़र्स के बीच में जो हमारा फ्री स्पेस बीच में है उसको हम एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करेंगे कि एक कोई भी सिग्नल भेज रहा है वो दूसरे तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे फ्री स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह। इसकी जो लंबी दूरी है वो तीव्र गति और उच्च क्षमता वाली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किसका यूज़ करती है, बीम लाइट का ये प्रयोग करती है। और साथ ही साथ 20 किलोमीटर के दायरे में ये जो है दोनों तरफ के दायरे में क्या 20 Gbps की जो है आपको इंटरनेट की स्पीड देती है। अभी तक हम क्या देखते हैं Mbps kbps, ये जो है 20 Gbps की आपको इतनी उच्च गति से आपका जो है डेटा जो है संचारित किया जा सकता है, यानी कि आप इंटरनेट की इतनी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर पा सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रोजेक्ट तारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है आपसे कि प्रोजेक्ट में फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यहाँ पर किसका फ्री स्पेस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ये यूज़ कर रहा है। दूसरा कथन कहता है इसमें लंबी दूरी तक तीव्र गति और उच्च क्षमता वाली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लाइट बीम का यूज़ किया जा रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि लाइट बीम का यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले ये क्या कर रहा था, लेज़र का उपयोग कर रहा था, और अभी जो है लाइट बीम का उपयोग ये कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट जो कंपनी है इसने यही प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करा, इससे पहले इसने प्रोजेक्ट लून भी लॉन्च करा था, और जिसके माध्यम से इसने इंटरनेट उपलब्ध कराने का प्रयास करा था। वहाँ पे इसने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसको यूज़ करा था, तो हमारे जो समताप मंडलीय गुब्बारे हैं उनका इसने यूज़ करना चाहा था। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैप्टागन गोलियां। यह अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इन गोलियों का उपयोग जो है इस्लामिक स्टेट्स और सीरिया के जो लड़ाकू थे उन्होंने युद्ध के दौरान इनका उपयोग करा। ये गोलियां हैं क्या, ये जो है बहुत मादक होती हैं, यानी कि मादक ड्रग्स होती है। इसमें कौन सी ड्रग्स होती है, तो कैप्टागन एम्फेटामिन नाम का एक ड्रग होता है इसके अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा नशा उत्पन्न करता है, मादक ड्रग होती है। अब ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो इसका जो उत्पादन है वो सीरिया में किया जा रहा है मुख्य रूप से। चलिए आगे देखते हैं, जो कैप्टागन गोलियों का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देती हैं और व्यक्ति की जो एकाग्रता होती है उसको ये बढ़ा देती हैं। लंबे समय तक वो जग पाए उसमें ये मदद करती हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान होता क्या है, लोगों को बहुत लंबे टाइम तक जगना पड़ता है, तो वहाँ पर इन गोलियों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि लोग लंबे समय तक जग पाएँ। और क्या होता है, उल्लासोन्माद की जो है भावना पैदा करती है, यानी कि लोगों में जो है उल्लास बना रहे, वो डिमोटिवेट ना हो, इसकी भावना उनके अंदर बनी रहे, ये गोलियां ये काम करती हैं। तो इन गोलियों का सबसे पहले जो बनाया गया था, इन गोलियों का सबसे पहले 1960 में निर्मित हुई थी ये गोलियां, और 1980 में इन्हें फिर से बैन कर दिया गया था।
अब जो ये नई गोलियां आई हैं कैप्टागन, ये उसी दवा का जो है नकली संस्करण है। उस टाइम पे इसमें जो ड्रग यूज़ होती थी वो थी फेनीथाइलिन, लेकिन अभी कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है, अभी इसमें अलग ड्रग यूज़ हो रही है। फेनीथाइलिन उस टाइम पे यूज़ हो रहा था, अभी यहाँ पर अलग ड्रग्स जो है यूज़ की जा रही है। चलिए इससे रिलेटेड अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, कैप्टागन गोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें एम्फेटामिन प्रकार के एक अत्यधिक मादक ड्रग है। ये व्यक्तियों में एकाग्रता को कम करती है, एकाग्रता को कम नहीं करती है, ये एकाग्रता को बढ़ाती है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसका उत्पादन मुख्य रूप से सीरिया में किया जा रहा है, ये हमारा सही है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है, 1 और 3 दोनों सही हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए अपना अगला प्रश्न, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा लेप्टोस्पायरोसिस। ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत में जब मानसून की शुरुआत हुई तो यहाँ पे जो है लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा जो है बढ़ गया। अब ये लेप्टोस्पायरोसिस है क्या, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि पशु में होता है ये डिजीज़, और इसी के कारण जो है ये जो पशु में होता है इसके कभी कभी ऐसी पर्यावरणीय स्थिति पैदा हो जाती है कि जिसके कारण ये मनुष्यों में भी जो है संक्रमित हो जाता है। अब इस जो रोग है, ये रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो ये लेप्टोस्पायरा के कारण फैलता है, और जानवरों में सबसे ज़्यादा ये फैलता है। संक्रामक रोग है, यानी कि अगर एक जानवर को होगा तो दूसरे को भी होने की संभावना रहती है। जो गर्म और आर्द्र देश होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा फैलता है। और इसके लक्षण क्या है, तो डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस के जैसे लक्षण होते हैं, उन्हीं के समान इसके जो है लक्षण हैं। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जानवरों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, तो ये हमारा सही है। दूसरा ये कह रहा है कि मनुष्य को संक्रमित नहीं कर सकता। हमने आपको बताया कि कुछ पर्यावरणीय स्थितियां ऐसी होती हैं जिन स्थितियों में ये मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये संक्रमित नहीं कर सकता गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रमित कर सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक हमारा सही है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। अब तक हमने सुना था कि जो हमारे हीरे होते हैं वो खदानों में मिलते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रयोगशाला में जो हीरे हैं उनका निर्माण किया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रथम महिला को 7.5 कैरेट का पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया है। अब देखिए ये हीरा कहाँ पर जो है बनाया गया है, लैब में बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये इस हीरे को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में किस तरीके से निर्मित किया जाता है। तो जो हमारा हीरा है उसको निर्मित कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान यानी कि तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस का हमारा जो है टेम्परेचर हो, और साथ ही साथ बहुत उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर, तकरीबन 7000 30,000 PSI का हमारा जो है दाब हो, यानी कि इतना प्रेशर हो, मिनिमम इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तब वहाँ पर क्या होगा, जब इतना टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे हम ग्रेफाइट को ऐसा कच्चे माल के रूप में उसे रखेंगे तो होगा क्या, क्योंकि ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का एक प्रतिरूप है और डायमंड भी हमारा एक कार्बन का प्रतिरूप है। तो ग्रेफाइट किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेफाइट चेंज हो जाएगा हमारा डायमंड में। ये इसका एक तरीका है। और दूसरे तरीके में क्या किया जाता है, रासायनिक वाष्प निक्षेपण की विधि के द्वारा भी इसे बनाया जाता है। कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चैम्बर होता है, चैम्बर में हम ग्रेफाइट और कुछ अन्य गैसें जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन जैसी गैसें हम लेते हैं, उनका मिश्रण तैयार करते हैं, उस चैम्बर में भरा जाता है इस मिश्रण को, और वहाँ पर हम माइक्रोवेव या लेज़र या फिर हॉट फिलामेंट का यूज़ करके क्या करते हैं, उस चैम्बर को कितना 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस चैम्बर को गर्म करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो ग्रेफाइट है और जो गैसों का मिश्रण है वो भी इसी टेम्परेचर तक गर्म होता है। और जब इतने टेम्परेचर पे वो गर्म होता है तो उसके अंदर जो कार्बन है, यानी कि जो ग्रेफाइट है कार्बन के रूप में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है।
तो इस तरीके से हम जो है हीरे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपको कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो निर्मित हीरा है वो शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण के माध्यम से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने आपको 2 विधि बताई, इसी तरीके से ये तैयार किया जाता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं। बिल्कुल ही प्राकृतिक हीरे के समान इसके गुण होंगे। जिस तरीके से हमारा प्राकृतिक हीरा जो होता है वो काफ़ी कठोर होता है, ये भी काफ़ी कठोर होगा। यानी कि इन हीरों की जो कठोरता और मजबूती के कारण इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनका उपयोग जो है कठोरता और मजबूती के आवश्यकता वाले जो अन्य उपकरण होते हैं या अन्य जो मशीनें होती हैं वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। उत्कृष्ट तापीय चालकता के कारण इनका प्रयोग उच्च शक्ति वाले लेज़र डायोड, लेज़र एरे और उच्च शक्ति वाले ट्रांजिस्टर हेतु ताप प्रसारक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। भारत द्वारा जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरों की संख्या है वो 3 मिलियन से भी अधिक है। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल वैश्विक उत्पादन का ये 15% है। दुनिया का जो पहला हीरा बना था लैब में वो बना था 1954 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो न्यूयॉर्क में जर्नल इलेक्ट्रिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के द्वारा ये हीरा बनाया गया था। चलिए इससे रिलेटेड अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे शुद्ध कार्बन क्रिस्टलीकरण के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा आपसे कह रहा है इसके भौतिक हीरे के समान रासायनिक गुण हीरे से अलग होते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही हीरे के समान होते हैं। तो तीसरा आपसे कह रहा है कि प्रयोगशाला में निर्मित जो हीरे हैं वो कुल वैश्विक उत्पादन के 50% से अधिक हैं जो भारत में उत्पादित हो रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ये 15% है कुल वैश्विक उत्पादन के, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ आपसे कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जून में जो भी इम्पॉर्टेंट विषय थे उनको पढ़ा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जुलाई में जो हमारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।